गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोग ऑलरेडी कुछ कुछ बातें कर रहे थे। मीनिंग ये कि किसी कारण से अचानक वीडियो रुक गया था, है ना। फिर से वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। मीनिंग ये कि हम लोग के पास क्या था कंडीशन में कि ये वाला पोर्शन क्या क्या होना चाहिए, रेडियो वेव, सबसे पहले माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट, ठीक, एक्सरे, समझ में आ रहा बात ना, ठीक है। और लास्ट सेक्शन इस वाले पार्ट में हो जाएगा हम लोग का गामा रे। क्या जो बोले क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना इस वाले पोर्शन में, नॉर्मल सी बात, ठीक है, कि इस सेक्शन को नॉर्मल सी बात चेक करें, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। क्या हो रहा होता इमेजिनेशन के तौर पे, हमको ये बात पता है कि इस सेक्शन में हम लोग स्टार्ट तो किए रेडियो वेव से, पहले रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर जो कुछ होगा तो वो होगा हम लोग का विजिबल रीजन। क्या जो बोले क्लियर है, सबसे इंपॉर्टेंट होगा हम लोग का विजिबल रीजन, ठीक है। क्योंकि एज ए ह्यूमन जब तक हम कुछ देखेंगे नहीं तब तक उसके बारे में कोई ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। क्या जो बोले क्लियर है, कि जैसे मान लो मैंने पहले ही बोला था फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। और जो आप देखोगे, बोलोगे, सुनोगे और फील करोगे, अगर जो उसका आपको मैथ्स लिखने आ गया तो फिजिक्स आ गई, क्लियर है, ठीक। तो लॉजिकल चलते हैं, चीजों को लॉजिकल बने। मीनिंग क्या था कि हमारे पास रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, ये सारे रेज अवेलेबल हैं, ठीक, इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। लेकिन हमें दिखता क्या है, हमें दिखता क्या है, तो हमें दिखता है ये विजिबल रीजन, हमें दिखता है ये विज्ञान। क्या जो बोले क्लियर है, ठीक। इसका एक बेसिक फंडामेंटल बोल दे रहा हूं। मीनिंग ये, यहां इसका वेवलेंथ याद रखना 4000 एंगस्ट्रम से शुरू करना, ठीक है। और यह वाला पोर्शन एंड होगा कहां पर, 7000 एंगस्ट्रम में। एवरेज मान लेना, ज्यादा इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, फालतू की चीजों में नहीं जाए। क्या जो बोले क्लियर है, ठीक है। फालतू की चीजों में मतलब इन द सेंस क्या कि इसमें डेटा एग्जैक्ट याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसका वेवलेंथ क्या ले लेंगे हम लोग, इसका वेवलेंथ ले लेंगे हम लोग 4500 एंगस्ट्रम, ठीक। इसका वेवलेंथ क्या ले लेंगे 5000 एंगस्ट्रम, ठीक। इसका वेवलेंथ क्या ले लेंगे, दैट इज 5500 एंगस्ट्रम। इसका वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम, क्लियर। और इसका वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रम। क्या जो बोले क्लियर है, ये बात ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। इसके ज्यादा डेप्थ में हमको नहीं जाना है, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका 500 के डिफरेंस के एंगस्ट्रम के डिफरेंस पर, ठीक है, इसका वेवलेंथ पक्का याद होना चाहिए। क्या जो बोले क्लियर है। अब सोचो, क्या इस वाले पोर्शन में अगर जो वेरीफाई करता तो चाहे तुम रेडियो वेव से जा, किसी भी डायरेक्शन में, इधर से इधर जाने में क्या हो रहा है, लेमडा डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। अरे भाई इंक्रीज कर रहा है, मास्टर गलत बोल देगा तो गलत थोड़े सुन लेगा, अपना भी दिमाग लगा, ठीक है। इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा है कि वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, इट मींस क्या, एनर्जी डिक्रीज करेगा ना, E इक्वल टू एच डिवाइड बाई लेमडा। अरे हाँ ना, ठीक है। तो E इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई लेमडा, यानी एनर्जी डिक्रीज करेगी। समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले पोर्शन में कुछ कुछ पॉइंट्स बोल दे रहा हूं, कुछ कुछ पॉइंट्स, मतलब चीजों को ध्यान रखने के लिए। क्या, अगर जो मैं बोलूं सबसे ज्यादा, ठीक है, इस वाले पोर्शन में बोला जाए मोस्ट सेंसिटिव कलर, सेंसिटिव कलर कौन सा होता है पता है, कौन सा सबसे सेंसिटिव कलर कौन सा होगा, येलो, ठीक। यानी सबसे अच्छा जो कलर हम लोग मानते हैं वो क्या है, येलो। नॉर्मल सी बात सोचो कि अगर जो कोई बंदा एकदम पीला पीला कपड़ा पहन के आ जाए,
दूर से दिखेगा पता नहीं क्या पहन के आ गया। समझ में आ रहा बात? ठीक है। या फिर कोई पैरेट कलर का कपड़ा पे, वो क्या कहते हैं, तोता कलर वाला कपड़ा, ठीक, पैरेट कलर, वो कुछ अजीब टाइप का फील कराता है वो दूर से ही। और जिसका सबसे बेटर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, ठीक है, सड़क पे जैसे कभी कभी कोई लोग वर्क कर रहे होते हैं, कोई मजदूर जो काम करता है, ठीक है, उसको देखोगे जो जैकेट पहनाया जाता है ना, ठीक है, वो जैकेट जनरली ऑरेंज या फिर पैरेट कलर का दिखाया जाता है, मतलब पहनाया जाता है। रीजन क्या? दूर से दिख जाए कि हाँ वहां कोई है। क्या जो बोले क्लियर है? तो तुम बोल रहा है कि तुम ये पूछ सकता है सर आप बात कर रहे हैं येलो कलर की और बोल रहे हैं ऑरेंज और पैरेट कलर। एक्चुअली क्या है कि जो येलो कलर है वो मोस्ट सेंसेबल तो है, ठीक, लोगों के लिए ये जो कलर है वो मोस्ट सेंसेबल है, क्लियर। लेकिन ऑरेंज इसके जस्ट अगल बगल है। देखो ऑरेंज और ग्रीन ये दोनों इसके अगल बगल है, क्लियर, ठीक है। तो येलो इतना दूर से इतना खतरनाक लगता है ना कभी कभी, ठीक, क्या आंखें चौंधिया जाती है, ठीक है। अब ये बोलेगा सर क्या ऐसा कौन सा पीला कलर की आंख चौंधिया आ जाए, ठीक है। एक नॉर्मल सा बात सोचो, कभी सड़क पे, अब तुम लोग इतना बड़ा तो हो ही गया हो, कोई भरोसा है तुम लोग बाइक वाइक कार वार पता नहीं ट्रेन और एरोप्लेन सब चलाने लगे, कोई भरोसा है? मीनिंग ये, अब भगवान करे चला, ठीक है, तो मीनिंग ये कि हाँ सेफ रह के चलाना ये जरूरी है। तो मीनिंग ये कि जैसे एक नॉर्मल सी बात सोचो कि अगर जो आपने कभी कार वार चलाया होगा या बाइक वाइक चलाया होगा, तो देखता क्या होगा कि सामने से कोई डीपर जला दिया। डीपर कैसा? तो चेक करना कि जो गाड़ियों में हेडलाइट्स लगी रहती है वो येलो कलर वाली रहती है, वो येलो कलर वाली रहती है, ठीक है। तो जैसे ही वो जलाता है ना, ये डीपर जलाया तो पता लगा आंख के सामने पूरा अंधेरा, आंखें बंद। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक। तो रियलिटी में वो येलो कलर के कारण ये वाला पोर्शन थोड़ा प्रैक्टिकली अच्छा नहीं है, ठीक है। तो लोग करते क्या है कि उसके अगल बगल वाला कलर यूज कर लेते हैं, जनरली ऑरेंज कलर या फिर ये पैरेट कलर या ग्रीन कलर के आसपास का। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है, ताकि देखने में अच्छा लगे, क्लियर। अच्छा, पिछले वाले क्लास में मैंने एक एग्जाम्पल बोला था, ठीक, शायद पता नहीं आप लोगों ने ध्यान रखा है या नहीं रखा है, पूछ ही लेता हूं, क्लियर, कि मैंने ये कहा था कि याद करना कि पिछले वाले क्लास में वो भूत वाला एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो भूत वाला एग्जाम्पल क्या कि मैंने कहा था कि वो काली घनी अमावस्या रात, ठीक है। अब काली घनी अमावस्या रात में कोई आपको उठा करके जबरदस्ती लेके जंगल में चला जाए, ठीक है। अब जंगल में एक वैसा कमरा, एक ऐसा बिल्डिंग, ठीक, जिसका एक रूम पूरी तरह डार्क रूम हो, ठीक है। तो क्या उसमें हमें कुछ दिखाई देता है? नहीं ना, ठीक है। तो हमें कुछ उस सेक्शन में दिखाई नहीं देता, क्लियर। तो सोचो एक नॉर्मल सा लैंग्वेज से इसी बात पर मैंने आपको एक एग्जांपल बोला था क्या, कि अगर जो उसी रूम में आपको ऐसे ही जाके रख दिया जाए, ठीक, तो आप जिस कलर का टी शर्ट शर्ट या फिर आप जैकेट, ठंड का दिन है जैकेट है ना, जैकेट पहन रखे होगे तो वो सेक्शन आपको नहीं दिखेगा। लेकिन उसी रूम में जब एक रॉड डाल दें, एक रॉड रख दें और वो रॉड पूरी तरह आग में लाल करके पूरी तरह एकदम रेड हॉट, ठीक है, तो अगर जो रख दें तो वो सेक्शन क्या होगा? फील करो, वो वाला सेक्शन दिखेगा ना, उस रूम में अंधेरे में दिखेगा, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी हुई, क्या दिखेगा ना? yes. पक्का। तो सोचो रियलिटी में क्या हुआ, किसी बॉडी को देखने का रीजन, ठीक, वाई वी आर सीन द ऑब्जेक्ट। लैंग्वेज क्या बना कि वाई वी सीन द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्यों देख पाते हैं, ठीक है। तो पहला सेक्शन क्या, और जो क्वेश्चन बना है तो वाई वी सीन द ऑब्जेक्ट, क्लियरली। तो पहला रीजन क्या था, याद करो, पहला रीजन होता है रिफ्लेक्शन, पहला रीजन रिफ्लेक्शन, यानी मीनिंग कोई लाइट सोर्स आप पर आके गिरा,
पहले जैसे मान लो अगर जो इस रूम में आप बैठे हुए हो, आप रेड कलर का जैकेट पहन के बैठे हो, ठीक, तो मुझे रेड कलर दिखेगा, हाँ, बशर्ते इस रूम में लाइट हो। अब पूरी तरह अंधेरा कर देंगे तो पता नहीं, तुम अंधेरा में एक थप्पड़ मार के भाग गया तो नॉर्मल सा, ठीक, या हम ही तुमको मार के भाग गए तो पता न चले कौन किसको मारा। क्लियर? तो सोचो कि रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन में वाई बी सी, तो क्या हुआ कि हर तरह का लाइट सोर्स आया, हर तरह का लाइट सोर्स आया, ठीक है, और उसमें से सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए। और मान लीजिए आप रेड कलर का जो जैकेट पहन के बैठे हो, तो रेड कलर रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, रेड कलर रिफ्लेक्ट कर दिया। और दूसरा कौन सा एग्जांपल बोला मैंने? दूसरा एग्जांपल मैंने बोला रेडिएशन का, ठीक, और वो वाला पोर्शन, रेडिएशन वाला पार्ट कौन सा था? वही रेड हॉट वायर वाला पोर्शन बोला। मतलब कि मान लो कि कोई आयरन रॉड को पूरी तरह आग पे रख दे और अंधेरे रूम में रख दे तो वो हम लोग को दिखता है, और उसी जगह हम रेड कपड़ा पहन के चले जाएं और पूरा अंधेरा रूम है तो हम लोग को नहीं दिखता है, ठीक है। तो चेक करते हैं बेसिक लॉजिक से, बेसिक लॉजिक से एक क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूं। क्वेश्चन ये, ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन वैसे नहीं है, ऐसा सोचो कि 10+2 के लिहाज से मैं बोलूं ये बात, है ना, स्पेशली मैं सीबीएसई बोर्ड वाले भी कह रहा हूं कि पता नहीं किस टाइप का केस स्टडी बना दे, किस टाइप का केस स्टडी बना दे, तो कुछ कुछ आप इन्वायरमेंट से चीजों को अच्छे ढंग से देखना और सोचने का तरीका सीखेंगे, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि ऊपर ऊपर कर लिए काम और बातें आए नहीं है, वो गड़बड़ बात है यार, ठीक। तो जनरली आप लोग समझदार हो ही, ठीक है, डिस्कवरी चैनल का नाम सुना होगा, सही है ना। अब कोई ऐसा भूत बैताल ना होना चाहिए कि बोले डिस्कवरी का हो गया, नया का डिस्कवरी करने लगा ये, ठीक, ऐसा कुछ नहीं। डिस्कवरी चैनल वाले पोर्शन में एक जनरल एग्जांपल है, जनरल एग्जांपल क्या, ठीक है, कि मान लो एक बैलून है, ठीक, और ये बैलून मान लेते हैं ब्लू कलर का है, ठीक, और एक बैलून जो है वो रेड कलर का है, समझ में आ रहा बात, ठीक है। अब इससे क्या, कोई लाइट आया, इस पे डाल रहे हो आप, इस पे एक लाइट डाल रहे हो, और जनरली जो लाइट डाल रहे हो लेजर है, और लेजर जनरली रेड कलर का होता है, रेड, ठीक। तो बता ये दोनों बैलून में से कौन सा बैलून पहले फूटेगा? बता सकता है? दोनों बैलून में से पहला बैलून कौन पहले कौन फूटेगा? ब्लू, कंफर्म, ठीक। रीजन क्यों? रीजन बता सकता है? बोल बोल जल्दी बोल। अरे बोल भाई, कि तुक्का लगा रहे क्या? ब्लू ही होगा, बस होगा। ये तो गलत बात है यार, डिस्कवरी देख देख के बैठा है। देखो होता क्या है कि रियलिटी में अगर जो हम लोग अब एक से एक खतरनाक स्टूडेंट मिले यार, ठीक है, आंसर पता है, कारण ना पता, बस बस दुनिया गोल है इतना पता है, दुनिया के किस कोने में रहता है ये नहीं पता, ठीक है। चलो देखो, मीनिंग ये कि ब्लू पहले फूटेगा, रेड नहीं। अभी क्या सीखा है कि अगर जो रिफ्लेक्शन के थ्रू कोई लाइट आएगा, कोई लाइट आएगा, ठीक है, तो कोई भी कलर हमको ब्लू काहे दिखता है या रेड काहे दिखता है? सोचो, इसलिए ना कि रेड कलर आया, बस इधर से कोई लाइट आ रहा था, जैसे मैं हल्का डार्क ब्लैक कर दो या कुछ भी कह दो, उस टाइप का कलर है, ठीक है। तो अगर जो सामने से कुछ आ रहा है लाइट, तो मीनिंग क्या कि इसने सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया और जिस कलर का ये है उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, तो तुम्हारी तरफ ये दिख रहा होगा, ठीक है। आपका कुछ कलर, आप कोई बॉडी पे कोई कपड़ा पहन के रखे हो, ठीक है, मान लो रेड, लैंग्वेज की बात, ठीक, तो रेड कलर मेरी तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है और सारे कलर एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, तो जो एब्जॉर्ब हो जाएगा वो दिखेगा नहीं, समझ में आ रहा है? तो सोचो, यहां तो रेड है और इधर से आने वाला भी रेड, तो रेड तो रिफ्लेक्ट कर दिया, रेड तो रिफ्लेक्ट कर दिया, तो क्या इसको एनर्जी मिला? सोच के बताओ, हाँ या ना? एनर्जी मिला? नहीं, कंफर्म, ठीक है। जब ये रिफ्लेक्ट ही कर देगा तो एनर्जी क्यों मिलेगा? लेकिन ये वाला पार्ट सोचो, ये ब्लू कलर दिख रहा है, ये कलर ब्लू दिख रहा है, यानी रेड एब्जॉर्ब हो गया होगा, रेड
एब्जॉर्ब हो गया हो, तो एनर्जी किसको मिला? इसको मिला, इसको तो एनर्जी मिला नहीं, तो फूटेगा कौन? ब्लू। जिसको एनर्जी दोगे वो फूटेगा यार, ये कौन बड़ी बात है। क्लियर है लैंग्वेज? ठीक है, तो अब सोचो, बेसिक फंडामेंटल पे यहां तक बातें हम लोग सीख लिए। अब सोचो कुछ कुछ जो बात बोल रहा हूं एक्चुअली क्या है। जब हम इसकी बात कर दिए तो अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं परफेक्टली ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स ऐसे सोचो, ऑप्टिक्स इज अ बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग ये भी जानते हैं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। ठीक है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। यानी ऐसा सोचो, धीरे धीरे करके मैं चीजें वेरीफाई करता चला जाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करता है तो चेक करो, इधर से इधर आया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ा होगा, थोड़ा मोड़ा जितना जानता है बस उतना ही रखते हैं इधर। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वालिफाई करते जाएंगे, क्या टेंशन है। ठीक, और ये कुछ इस तरफ बेंड कर गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया। ठीक, तो यह प्रॉपर्टी तुम लोग जानता होगा रिफ्रैक्शन का। समझ में आ रहा बात? अब इधर से आने वाले पार्टिकल का या लाइट का जो वेलोसिटी है वो v1 है, ये λ1 है। ठीक, और फ्रीक्वेंसी f1 है, मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी f1 है। वैसे ही सोचो, इधर जब इंटर किया तो इसका वेलोसिटी v2 है, वेवलेंथ λ2 है और फ्रीक्वेंसी f2 है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, कॉन्सेप्ट ये कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। क्या जो बोले क्लियर है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी और जो नहीं बदलेगा तो कलर भी नहीं बदलेगा। अब खुद सोच लेना, मान ले ठीक, अभी ठंड का दिन चल रहा है। ठीक है, ठंड का दिन चल रहा है, ठीक है, मैं तो रोज नहा लेता हूं अप्रॉक्स। ठीक है, अब पता नहीं कि तुम लोग कितने दिनों से ना नहाया होगा तो ठीक है, तो अच्छा कुछ लोग ऐसा ही बोल रहे हो कि झूठे बोल रहे हैं मास्टर, पता नहीं नहाता है या नहीं आता है। ठीक, कैमरा के सामने बोल के निकल गया, क्या टेंशन है ना। अच्छा छोड़, कोई बात नहीं, छोड़ो, हम दोनों नहीं नहाते, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो मीनिंग ये कि अब ये सोचो कि मान लो कि मैं कोई ब्लैक कलर का शर्ट पहन रखा हूं। अच्छा ब्लैक से अच्छा नहीं, मजा नहीं आएगा, व्हाइट कलर का शर्ट पहन रखा हूं। ठीक है, या तू ही व्हाइट कलर का शर्ट पहन रखा है ना। अब मान लो कि तुम बहुत दिन से नहीं नहाया होगा तो कोयला हो जाएगा, गंदा। ठीक, क्लियर है? तो सोचो, अगर जो तुम गलती से उसको पानी में डाल दे, सर्फ में डाल दे कहीं पर, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम, यानी हवा से पानी में डाल दिए, कहीं दूसरे जगह डाल दिए, तो क्या उसका कलर बदल जाता है क्या? नहीं ना। ठीक है, रेड कलर का कपड़ा पहनेंगे तो रेड दिखेगा, व्हाइट रहेगा तो व्हाइट दिखेगा। कलर का कम होना ज्यादा होना वो क्या कहते हैं, कपड़े के प्रॉपर्टी पर डिपेंड है, फैब्रिक पर डिपेंड करता है। तो वो हमको कोई क्या कहते हैं, कपड़ा का एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है। क्लियर? हमको पढ़ना है कलर। समझ में आ रहा बात? तो क्या ध्यान रखना है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा तो कलर भी नहीं बदलेगा। क्लियर? यानी इससे एक कॉन्सेप्ट आया, क्या? फ्रीक्वेंसी एंड कलर is the property of source। क्या ध्यान रहेगा? ठीक है, यानी जो इधर से लाइट आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। हम इधर बदल देंगे, अब इधर से आ रहा था लाल, अब कर दिए हरा, तो भाई हरा आएगा तो हरे आएगा, ये कौन बड़का बात है। समझ में आ रहा बात ना? ठीक है, कि इधर अगर जो मैंने बदल दिया तो बदल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर जो मैंने यहां पे वही रखा और बाद में इधर चेक कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब सोचो
हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला क्या जानते थे, याद करो, क्या फार्मूला जान रहे थे, V इक्वल टू एफ लेमडा। यानी अगर जो V1 बाई V2 करते थे तो ये डेटा होता F1 बाई F1 लेमडा 1 और F2 लेमडा 2। और हम लोग को बड़े अच्छे से पता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता तो क्या V1 बाई V2 की वैल्यू लेमडा 1 बाई लेमडा 2 होगा, सिंस F1 इक्वल टू F2 होना है। क्या जो बोले क्लियर है, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चल अब रियलिटी में जो ऑप्टिक्स था वो कुल मिलाकर के दो भागों में डिवाइडेड है, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा स्पीड भी करेंगे चीजों को, क्लियर। और हाँ, क्लेरिफाई सब कुछ रखना है अच्छे से, हवा में कुछ नहीं चलाना है। सोचो क्या था, ऑप्टिक्स को बोले तो ऑप्टिक्स दो भागों में डिवाइडेड है। किसमें किसमें, एक तो हो गया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, क्लियर, और दूसरा हो जाएगा हमारा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या, हम जनरली वो बातें पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो मैं ऐसे सोचो कि मैं बोल के आगे निकल जाऊंगा, ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें होंगी और जरूरत पड़े तो कॉपी पेन लेके बैठे और साथ साथ काम कर लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस सेक्शन को छोड़ दीजिएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्लियर। चीजों को लॉजिकल रखना है। तो मीनिंग ये कि वेव ऑप्टिक्स सॉरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग, रे ट्रेसिंग पढ़ते हैं, रे, ठीक है। और इसमें बेसिक ज्योमेट्री हमको पता होना चाहिए, समझ में आ रहा बात। इस सेक्शन में हम लोग को बेसिक ज्योमेट्री पता होना चाहिए, 10th वाली, जो आएगा बताऊंगा, टेंशन न ले, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेवलेंथ ये एक दूसरे के क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड वेवलेंथ यानी जो ऑब्स्टेकल का साइज है वो छोटा होना चाहिए। क्या जो बोले क्लियर है, वो ऑब्स्टेकल का साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जो आप ऑब्जेक्ट लोगे वो ऐसा नहीं कि ले लिए इनफाइनाइट द नाइट, वो हमारे काम का नहीं होगा। जो ऑब्जेक्ट होगा उसका साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या जो बोले क्लियर है, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, क्लियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते क्या क्या है हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। उसके बाद क्या पढ़ना है हम लोग को, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मेनली यही है और इसी के अंदर सारी चीजें हैं। वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, वेव ऑप्टिक्स में हम लोग को जनरली वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ना है। इस सेक्शन में हम लोग को इनडायरेक्ट वे में ऐसा सोचो कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ना है, ठीक है, या फिर ऐसे सोचो रे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन, बस ऐसे ही, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में क्या 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 पढ़ना है हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है दैट इज इंटरफेरेंस। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है इस वाले पार्ट में, ठीक। इसके बाद क्या पढ़ना है, डिफ्रैक्शन, क्लियर। इसके बाद क्या पढ़ना है, पोलराइजेशन, क्लियर है, ठीक। ये पूरे होल जेई मेन एडवांस तक का सिलेबस है। क्या जो बोले क्लियर है, समझ में आ रही बात। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और चीजों को रिकॉग्नाइज करते जाते हैं, ठीक है। सोचो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या था, अभी सोचना, ठीक है, कि मीनिंग ये कि हम लोग जब यूज करते थे ना, तो अभी हम लोगों ने सीखा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, बहुत बढ़िया बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लेकिन एक चीज हम लोग को सिखाया गया है बड़े अच्छे से, वो ये कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर वेलोसिटी बदलता है। जिस तरफ मीडियम डेंसर होगा उस तरफ की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सोचो, उस तरफ की वेलोसिटी घट जाती है। ये बेसिक फंडामेंटल है। क्या जो बोले क्लियर है, कि जिस तरफ, जैसे मान लो कि हम एक मीडियम से वैसे मीडियम में जा रहे हैं जो डेंसर है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ साउंड खुद ब खुद घट जाएगा,
क्लियर है? तो चेक करते हैं क्या था कि एक नॉर्मल सी बात सोचो, नॉर्मल सी बात, ठीक है, कि अब जो फिगर बना रहे थे यही है, ये सेम फिगर, ये सेम फिगर, क्लियर? इसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं। मान लीजिए कि क्या रियलिटी में हर एक सरफेस परफेक्टली रिफ्रैक्शन करेगा? नहीं। क्या परफेक्टली रिफ्लेक्शन करेगा? नहीं। समझ में? जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इंटरेस्ट आता जाएगा। बस 10 मिनट, ठीक, और 10 मिनट के बाद ऐसे सोचो कि बम फूटना शुरू हो, कि नहीं, सोचना शुरू करो, अब दिमाग चलाना शुरू करो, ठीक है? देखो, तो मीनिंग क्या था कि हम लोग क्या पढ़ते थे कि हम लोग तो जानते थे, मान लो किसी का वेलोसिटी v1 है, मान लो किसी का वेलोसिटी v1 है, तो जब तुम वेव ऑप्टिक्स पढ़ना शुरू करेगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा होगा ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर्मूला होता है C = 1 डिवाइडेड बाई √, जो बेसिक फॉर्मूला आता है वो आता है μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? अब ये μ0 क्या था? मैग्नेटिक फील्ड वाला μ0 डिवाइड बाई 4 ठीक है? समझ में आ रहा है? और ये एप्सिलॉन नॉट कहां पढ़े थे हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैट में 1 डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? लेकिन सोचो, जब ये वाला पार्ट हम लोग मीडियम में करना शुरू करेंगे, ये एयर के मीडियम का था, जब c यानी स्पीड ऑफ लाइट को जब हम लोग मीडियम में चेक करना शुरू करेंगे, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है? √, ठीक है? इस सेक्शन में क्या, ये वाला पोर्शन μ0 इंटू μr और एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, क्या जो बोले क्लियर है? अब सोचो, ये वाला बात पहले से पता होना चाहिए, ये वाली बात आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक? तभी हम लोग धीरे धीरे करके लाइट की तरफ आगे बढ़ेंगे डायरेक्टली। तो सोचो, ये वाला पोर्शन μ0 μr एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r, ठीक? तो हम लोग क्या कर रखे थे, और जो ध्यान हो तो सोचिए, क्या इस सेक्शन में जो सी मीडियम था इसी को आगे बढ़ाएं तो सी मीडियम की वैल्यू क्या हो जाता है? सी मीडियम की वैल्यू चेक करो, तो क्या इसे हम लोग ऐसा लिखते क्या? μ0 एप्सिलॉन नॉट और 1 डिवाइड बाई μr और एप्सिलॉन r, कोई दिक्कत है? तो इसकी वैल्यू क्या लिखा जा सकता था? सी। ये मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, ये हम लोग यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है? ये पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये डेटा क्या हो जाता? सी मीडियम, और चेक करो, क्या ये सी डिवाइडेड बाई √μr और ये वाला डेटा एप्सिलॉन, क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है? अब क्या होते हैं, इसी सेक्शन को लिखा जाता है C डिवाइडेड बाई n, ठीक है? और ये n क्या कहलाता है हमारा? ये n जो है, इसी n को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई म्यू भी लिखते हैं। अब ये इस म्यू को तुम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मत समझ लेना, ठीक? कुछ कुछ खतरनाक लोग होता है, सर F = μ × NO तो पढ़े थे 11th में, ठीक? समझ में आ रहा? ये वो वाला म्यू नहीं है, ये म्यू है कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड में जो यूज करते थे, परमिबिलिटी ऑफ एयर, क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है? तो चेक करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, यानी अगर जो कभी जरूरत पड़ जाए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे कि n की वैल्यू क्या होने है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या ये वाला पोर्शन μr और एप्सिलॉन r हो सकता था क्या? अरे हाँ या ना? ठीक है? अब ये बात हम लोग के दिमाग में घर कर गई। अब सोचो, मान लो एक मीडियम होता, यानी अगर जो ये मीडियम C1 सोचते, अरे वाह, C2 सोचते, ठीक? तो फील कर दो एकदम अच्छे से, क्या ये वाला पोर्शन C डिवाइडेड बाई N1 होता?
और क्या ये C डिवाइडेड बाई N2 होता, ठीक, यानी C ने C को मार दिया, यानी क्या ये N2 बाई N1 होता? अरे हाँ ना, क्लियर है। यानी खुद फील करो कि ये वाला पोर्शन C1 डिवाइड बाई C2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक बातें लिखे जल्दी, ठीक है। मैं इधर से मिटाना शुरू करता हूं। अब सोचो बेसिक फंडामेंटल पे, ठीक, एकदम फटाफट, ठीक है क्या कि अब बेसिक फंडामेंटल पे ये कि क्या हम लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि कोई भी, अभी जैसे मैं बोल रहा था कि कोई भी सेक्शन, कोई भी पार्ट, ठीक है, स्पेसिफाई करके क्या परफेक्टली रिफ्लेक्टिव और परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस हो सकता है क्या? नहीं। क्या होता है? रेडियम समझो। मीनिंग ये होता कि मान लो ये एक सरफेस है, ये वाला पार्ट हम लोग जानते हैं नॉर्मल टू दी सरफेस होता, ठीक, इधर से कुछ लाइट आया, सरफेस में लाइट आया, ठीक है, तो इस वाले पोर्शन से कुछ लाइट आया जिसका वेलोसिटी क्या था? v1 था, वेवलेंथ क्या था? λ1 था। चाहो तो आप फ्रीक्वेंसी f1 रख सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक। अब ये इसी पार्ट में रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक, रिफ्लेक्ट कर दे, तो इस वाले पोर्शन में क्या होगा? इस वाले पोर्शन में अगर जो इधर गया तो इसे बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन। अब धीरे धीरे करके इंटर करें टॉपिक में, ठीक है। और मान लो कि ये लाइट सोर्स इधर चला जाता और इधर जाता, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होता? v2, λ2 और फ्रीक्वेंसी f2, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाता? ये प्रॉपर्टी हो जाता किसका? रिफ्रैक्शन का। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है। अगर जो कोई लाइट सोर्स, इधर से आने वाला लाइट सोर्स 100% है, 100% है, और इस सरफेस से टकराने के बाद, इस वाले सरफेस से टकराने के बाद 99%, छोड़ रहा 99% तो बहुत हो गया, 95% भी अगर जो सारा का सारा एनर्जी लेकर के इस तरफ निकल जाए तो उसे क्या बोलेंगे? उस सरफेस पर रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है, उस सरफेस पर रिफ्लेक्शन हुआ है। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है। यानी लाइट सोर्स उसी मीडियम में चला जाए, जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में, इस मीडियम से आया इसी मीडियम में चला गया, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन होगा। क्या जो बोले क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन है, बनाना है ना। मान लो इधर बहुत कम जाए और इधर चला जाए 95%, दूसरे मीडियम में चला जाए 95%, तो ये क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा हम लोग का रिफ्रैक्शन। क्या जो बोले क्लियर है? समझ में आ रहा बात? ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, और ऐसा कोई भी सरफेस नहीं है जो परफेक्टली रिफ्लेक्टिव हो और परफेक्टली रिफ्रैक्टिव हो, भले हम ऐनक ही क्यों ना देखें, प्लेन मिरर भी देखते हैं तो भी परफेक्टली रिफ्लेक्टर नहीं होता। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है। अब इसके हिसाब से क्या था सोचो, अब तो हम लोग को पढ़े अच्छे से पता है यार, v1 बाई v2 करते, ठीक, तो v1 बाई v2 करता, तो मान लो इस वाले पार्ट का मान लेते हैं, इस वाले पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और इस वाले पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, ठीक, तो यहां तक कर चुके हैं हम लोग। तो क्या कर रहे होते? v1 की वैल्यू हम लोग क्या जानते थे यार? ठीक है, v1 की वैल्यू हम लोग c डिवाइडेड बाई n1 कर सकते थे, बिल्कुल पहले की तरह, और ये वाला पोर्शन c डिवाइडेड बाई n2 जो बेसिक मीडियम की बात है, ठीक। तो क्या ये वाला पोर्शन n2 डिवाइडेड बाई n1, लेकिन एक चीज और याद रखना, एक चीज और, क्या ये वाला पोर्शन v1 v2, क्या मैंने ये वाला पोर्शन को f1 λ1 और f2 λ2 भी बताया था, जिसकी वैल्यू क्या था? λ1 बाई λ2, ठीक। तो वेरीफाई करो, क्या ये वाला पोर्शन v1 बाई v2 मस्ट बी इक्वल टू λ1 बाई λ2 मस्ट बी इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n1। यानी दो मीडियम में वेवलेंथ का रिलेशन निकालने को क्वेश्चन पूछ दे, वेलोसिटी निकालने को पूछ दे,
अरे डायरेक्टली यूज कर लेना भाई, कौन सी बड़ी बात है। क्या जो बोले क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। चलिए यहां तक ये सारी चीजें वेरीफाइड रखें, क्लियर है। अगले क्लास से हम लोग मिरर पर काम करना शुरू करें। क्या जो बोले क्लियर है, वेरी नेक्स्ट क्लास हम लोग मिरर पे काम करना शुरू करें, ठीक है। चलिए लिखें।